कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हमारे पास रह गए हैं, वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा सारा सेक्शन न्यूमेरिकल का कंप्लीट हो जाए। तो टॉपिक हमारे पास क्या है? सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स का टॉपिक है। वैसे तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी एसेट ट्रांसफ़र होता है तो जो इस एसेट को रिसीव कर रहा होता है उसकी ऑनरशिप बन जाती है, उसकी इनकम में ऐड हो जाता है, और अगर लेटर ऑन वो उससे कोई बेनिफिट उठाता है तो वो उसकी इनकम में इंक्लूड होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर कुछ चालाकियाँ करने की कोशिश की होती है, कोई होशियारियाँ करने की कोशिश की होती है, और उस वजह से एसेट ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अगर कोई टैक्स अवॉइडेंस मेजर है तो फिर उस केस में एसेट जो होगा वो देने वाले की ही ऑनरशिप में रहेगा। यानी मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को कोई प्रॉपर्टी दे देते हैं, जैसे हाउस दे देते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस है हमारे पास जिसमें घर तो बी के पास चला गया लेकिन प्रॉपर्टी ए की ही रहेगी, टैक्स ए को ही देना पड़ेगा उस पे से कोई इनकम आई तो वो कौन सी सिचुएशंस है? कहता है वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन बट एज इट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरर। के बी को दे तो दिया लेकिन मसला ये है कि उसकी ऑनरशिप अभी ए के पास ही है। घर उसे दे दिया लेकिन ऑनरशिप किसके पास है? ए के पास ही है। तो इसकी जो रेंटल इनकम होगी वो अब किसकी इनकम में शामिल होगी? ऑब्वियसली ट्रांसफरर की इनकम में, यानी ए की ही इनकम में शामिल होगी। क्यों? क्योंकि उसने बी को घर दिया तो है लेकिन उसकी ऑनरशिप अभी इसी के पास है, इसलिए इस पे जो टैक्स बनेगा वो भी किसको देना पड़ेगा? ए को ही देना पड़ेगा। आगे क्या है? इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर प्रॉपर्टी इनकम इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। के ए ने बी को घर दे तो दिया है लेकिन वो कहते हैं किसी भी टाइम में तुमसे वापस ले लूँगा। तो अगर इस किस्म की कोई अरेंजमेंट है कि ट्रांसफ़र जो है वो रिवोकेबल है तो फिर क्या होगा? फिर प्रॉपर्टी किसकी रहेगी? ट्रांसफरर की रहेगी, फिर प्रॉपर्टी ए की ही रहेगी। लेकिन अगर ये ट्रांसफ़र इरिवोकेबल बन जाए कि बी कहे कि अगर तुमने मुझे घर दे दिया और किसी भी टाइम ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं फैसला करूँगा कि ये मैंने तुम्हें घर वापस करना है या नहीं करना। अगर मैंने कहा कि मैंने घर वापस नहीं करना तो फिर तुम्हारा घर नहीं रहेगा। अगर इस किस्म की कोई अरेंजमेंट है, अगर इरिवोकेबल है, और दूसरी कंडीशन ये कि ट्रांसफरर इसमें से कोई बेनिफिट नहीं उठा रहा, यानी ए इसमें से कोई बेनिफिट नहीं उठा रहा, तो फिर क्या होगा? फिर इसकी इनकम में ऐड नहीं होगा, फिर ए की इनकम में उससे रिलेटेड कोई भी रेंट या कोई भी इनकम ऐड नहीं होगी। आगे क्या आता है हमारे पास? प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन टू हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड और टू अनदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और माइनर चाइल्ड। के फादर ने दी हुई है या मदर ने किसको दी हुई है? स्पाउस या अपने बच्चे को कोई प्रॉपर्टी दी हुई है तो प्रॉपर्टी फादर की ही रहती है, प्रॉपर्टी बच्चों की नहीं हो जाती, सिर्फ यूज़ के लिए दी हुई है। तो अगर बच्चे उससे कोई बेनिफिट उठाते हैं यानी फर्दर उसे रेंट पे लगा देते हैं तो प्रॉपर्टी फादर की ही रहेगी। प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ट्रांसफरर, जिसने दी उसी की ही रहेगी। यानी इस केस में फादर हम कंसिडर कर रहे हैं या मदर हैं तो उन्हीं की रहेगी। लेकिन अगर बच्चों ने अब्बू को या अम्मी को उस घर के पैसे दे दिए हैं, एडिक्वेट कंसिडरेशन दे दी है, तो फिर प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? बच्चों की हो जाएगी। और एक ऐसा अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो स्पाउसेस हैं वो अलहदा हो जाते हैं और एक स्पाउस दूसरे को देता है घर या देती है घर, तो फिर क्या होता है? वो वाला घर जिसको ट्रांसफ़र हुआ उसकी ऑनरशिप हो जाती है। तो इस केस में हमने कहा कि स्पाउस या माइनर चाइल्ड को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी तो वैसे तो वो उसी की रहेगी जो ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन अगर लिव अपार्ट अग्रीमेंट है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी जिसके पास जा रही है। तो आपने सेग्रीगेट करना है कि किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो इन दो केसेस के अंदर प्रॉपर्टी इनकम ट्रांसफरर की नहीं होगी लेकिन इसके अलावा ट्रांसफरर की रहेगी अगर बच्चे या बीवी यूज़ करें। आगे, इफ़ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय ट्रांसफरी विद फंड्स प्रोवाइडेड बाय ट्रांसफरर, के प्रॉपर्टी ए ने बी को दे दी और बी कहता है मैं तुमसे ख़रीद लेता हूँ ये प्रॉपर्टी, बी इससे बाय कर लेता है, लेकिन बाय करने के लिए फंड्स भी ए ने दिए हुए हैं। तो चालाकियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं कि फंड्स भी उसे खुद ही दे रहा है, प्रॉपर्टी भी उसे खुद ही दे रहा है, और ये शो करने की कोशिश करें कि प्रॉपर्टी ख़रीद ली गई है। तो इस केस में क्या होगा? फिर भी प्रॉपर्टी किसकी कंसीडर होगी?
ट्रांसफरर की कंसीडर होगी और ऐसे कंसीडर किया जाएगा कि ये एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं थी। ऊपर हमने डिस्कस किया कि कंसिडरेशन अगर हो तो वो एडिक्वेट कंसिडरेशन होनी चाहिए, लेकिन खुद ही पैसे दे रहा है, खुद ही अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है और उसी से खरीद रहा है और पता नहीं क्या कर रहा है, बीच में पैसे इसके पास अपने वापस आ रहे हैं, प्रॉपर्टी उसके पास जा रही है, लेकिन पैसे इसके लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बी को कहेगा कि पैसे तो मैंने दिए हुए हैं। तो प्रॉपर्टी इस केस में भी किसकी रहेगी? प्रॉपर्टी रहेगी ट्रांसफरर की ही, प्रॉपर्टी रहेगी ए की ही। और अगर इसने साबित ना किया कि ये प्रॉपर्टी मैंने बी को दे दी है रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो फिर ये प्रॉपर्टी इसी की ऑनरशिप में रहेगी और इससे कोई इनकम है तो वो भी इसकी इनकम में ऐड हो जाएगी। तो अगर इसने बेची है तो इसे प्रूव करना पड़ेगा बाय एविडेंस। अगर ट्रांसफर प्रूव ना हुआ तो इसकी इनकम में शामिल हो जाएगी। बस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वही था। एक छोटा सा और टॉपिक है हमारे पास और वो ये है कि बिजनेस की सक्सेशन हो रही है लेकिन डेथ के थ्रू नहीं। मतलब अली का बिजनेस था और ये दे रहा है बंटी को अपना बिजनेस, लेकिन अली इसको वैसे ही दे रहा है, कह रहा है मैं अब थक गया हूँ, अब मजीद बिजनेस नहीं करना चाहता, अब तुम हैंडल करो, जो भी होना है वो तुम हैंडल करो। तो अली फोत तो नहीं हुआ लेकिन अभी जिंदा है और जिंदा होने के बाद भी ये बिजनेस अपना ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि ये अब थक चुका है। तो अदरवाइज देन बाय डेथ, तो क्या है? व्हेन अ सक्सेसर सक्सीड्स द बिजनेस ऑफ और प्रोफेशन फ्रॉम प्रीडिसेसर, इस केस में बंटी रिसीव कर रहा है, ये सक्सेसर कहलाएगा, और अली इस केस में क्या कहलाएगा? प्रीडिसेसर। कहता है जब बिजनेस रिसीव करता है अदरवाइज देन बाय डेथ, डेथ के अलावा किसी और तरीके से, तो क्या होगा? प्रीडिसेसर शैल पे द टैक्स ऑफ द ईयर अप टू डेट ऑफ सक्सेशन एंड प्रीसीडिंग ईयर्स। तो पिछले सालों के और जिस साल ट्रांसफर हुआ उस साल का टैक्स किसने पे करना है? अली ने पे करना है। और उसके बाद का अगर कोई टैक्स होगा तो कॉमन सेंस की बात है कि वो कौन पे करेगा? बंटी पे करेगा, यानी सक्सेसर पे करेगा। तो जो ट्रांसफर से पहले पहले का टैक्स है वो प्रीडिसेसर पे करेगा, ट्रांसफर के बाद वाला जो टैक्स है वो कौन पे करेगा? सक्सेसर पे करेगा। तो ज़ाहिर है जिसके पास बिजनेस है अब उसी ने पे करना है। पुराना कोई टैक्स है तो अगला क्यों पे करे, और अगला कोई टैक्स है तो पिछला वाला क्यों पे करे। तो ये कोई मतलब प्रोविजन ना भी लिखी हो तो हमें समझ आ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ लिखी हुई है तो इसे पढ़ लें ताकि पेपर में अगर आए तो आपको आती हो। आगे क्या है? वेयर द प्रीडिसेसर कैन नॉट बी फाउंड। अली ने बंटी को बिजनेस दे दिया और खुद गायब हो गया, तो फिर क्या होगा? लाइबिलिटी शैल बी ऑफ सक्सेसर इन लाइक मैनर एज इट वुड हैव बीन ऑफ प्रीडिसेसर। अगर अली बंटी को बिजनेस देने के बाद गायब हो जाता है तो लाइबिलिटी बंटी के ऊपर आ गई है, अब बंटी को ही पे करना है, जो भी अमाउंट है वो बंटी पे करेगा। वेयर एनी टैक्स पेएबल अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रीडिसेसर। गायब तो नहीं हुआ लेकिन क्या हुआ कि टैक्स नहीं दे रहा, रिकवर नहीं हो रहा उससे, तो फिर भी टैक्स किससे रिकवर किया जाएगा? सक्सेसर से, यानी बंटी से रिकवर किया जाएगा। हु शैल बी एंटाइटल टू रिकवर इट फ्रॉम प्रीडिसेसर। तो फिर आगे बंटी की जिम्मेदारी है कि वो जो इसने टैक्स अथॉरिटीज़ को टैक्स पे किया है वो अली से रिसीव कर ले। ठीक है, तो हमने अभी क्या डिस्कस की? 3 कंडीशंस डिस्कस की। एक कंडीशन तो ये है कि अली जो है वो बंटी को दे रहा है बिजनेस, ठीक है, इससे पहले ट्रांसफर से पहले पहले का जो टैक्स होगा अली ने पे करना है, ट्रांसफर के बाद का जो टैक्स होगा बंटी ने पे करना है। अगर अली गुम जाता है, कहीं गायब हो जाता है, तो टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? बंटी को पे करना पड़ेगा। और अगर अली टैक्स नहीं देता, कहता है मैं टैक्स नहीं पे कर सकता या मेरे पास अमाउंट नहीं है या किसी भी रीज़न से ये टैक्स पे नहीं करना चाहता, तो टैक्स किससे रिकवर हो जाएगा? बंटी से रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये वाला टैक्स बंटी दोबारा अली से जाके ले सकता है। तो ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है कि रिकवर इट फ्रॉम प्रीडिसेसर, इसका ये मीनिंग है। तो बस ख़त्म हो गया हमारे पास, एओपी भी ख़त्म हो गया, इंडिविजुअल भी ख़त्म हो गया, न्यूमेरिकल का पूरा पार्ट, न्यूमेरिकल की सारी प्रोविजंस हम डिस्कस करके आ चुके हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद जो हमने करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये करना है कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए सैलरी के सेक्शन से लेकर अभी तक,
वो सारे हम अब सॉल्व करेंगे, स्टार्ट से शुरू करेंगे और एंड तक ले जाएंगे सॉल्व करते करते। और हम उसमें हर प्रोविजन रिवाइज करेंगे, हर रूल अप्लाई करेंगे, हर चीज़ अप्लाई करते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ नहीं आता तो पहले वो सारा क्लियर करें, फिर उस सेशन की तरफ आएँ, ताकि आपकी रिवीजन हो उस सेशन के अंदर, ना कि आप उनको समझ रहे हों। हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन इसके बाद। तो उस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें और उससे पहले सारी प्रोविजंस क्लियर करके आएँ। तो आई विल सी यू इन दैट प्रैक्टिस सेशन। मेक श्योर दैट you revise everything and then you take a break and come back with a happy and fresh mind. I will see you in the next lectures. Allah Hafiz.